निहालपुर गांव में एक रघु नाम का किसान अपनी बेटी गंगा के साथ रहता था। रघु की धर्म पत्नी की मृत्यु गंगा के बचपन में ही हो गई थी। रघु ने गंगा को पालने की खातिर कभी भी दूसरी शादी नहीं की और स्वयं ही गंगा का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। अब गंगा जवान हो चुकी थी। गंगा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। सारे गांव में उसकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे थे। आज रघु को खेत जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वो गंगा से बोला, अरे गंगा, अभी तक तेरा खाना नहीं बना। मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है बिटिया। हाँ बाबा, वो चूल्हे की लकड़ी गीली थी ना, तो इसीलिए आज खाना बनने में देर हो गई। बाबा, आप ऐसा करो, खेत चले जाओ, मैं आपके लिए खाना खेतों में ही ले आऊंगी। ठीक है गंगा, तो मैं खेत जा रहा हूँ। रघु ये कहकर खेतों की तरफ निकल जाता है। रघु ने अपने खेतों में काम किया, खेतों की जुताई की और साफ सफाई भी की। तभी गंगा वहाँ खाना लेकर आ गई और अपने बाबा को आवाज देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, अरे खाना लेकर आ गई हूँ, अब जल्दी से आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो, बाकी का काम बाद में कर लेना। थोड़ी देर रुक जा गंगा, 15-20 मिनट का काम बचा है, उसे भी खत्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। नहीं नहीं बाबा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी आना पड़ेगा, जल्दी आओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अरे आ गया, तू तो पिछले जन्म में मेरी दादी अम्मा थी। पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में भी मैं आपकी दादी अम्मा ही हूँ। हाँ हाँ दादी अम्मा, इस जन्म में भी तू दादी अम्मा ही है। चल अब जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। गंगा ने रघु को खाना खिलाया और फिर अपने घर चले गई। पास के खेतों में काम कर रहा धनवीर ये सब कुछ देख रहा था। धनवीर रघु का दोस्त था। गंगा के जाने के बाद धनवीर रघु के पास आया और बोला, गंगा बिटिया तो काफी बड़ी हो चुकी है, अब तुझे इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हाँ धर्मवीर, मैं उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ। अच्छा लड़का मिलते ही जल्दी ही मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगा। अरे रघु, राम किशन का बेटा है ना आकाश, वो भी तो बड़ा अच्छा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। तू बोले तो मैं बात चलाता हूँ उससे। हाँ हाँ धर्मवीर, तू बात चला। अब की सीजन में फसल बिकने के बाद हम बिटिया का रिश्ता तय कर देंगे। अगले दिन रघु जल्दी जल्दी तैयार होकर खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुछ घनी झाड़ियाँ पड़ती थी, जिसे पार करके रघु को खेत जाना पड़ता था। उस दिन जब रघु खेत जा रहा था तो अचानक ना जाने कहां से एक सांप आ गया। रघु अपनी धुन में चल रहा था, उसने सांप को नहीं देखा और उसने अपना पैर सांप पर रख दिया। सांप ने रघु को डस लिया। हे भगवान, ये तो मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना चाहिए। रघु अब जल्दी जल्दी अपने घर वापस आया और अपने घर के दरवाजे पर आते ही वो गिर पड़ा। गंगा ने उसे गिरा हुआ देखा तो वो दौड़कर पानी लेकर आई। उसने पानी पिलाया, फिर गंगा की नजर रघु के पैर पर गई और गंगा चौंक पड़ी। हे भगवान, बापू को तो सांप ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं? जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ, लेकिन इससे पहले बाबा को अंदर सुलाना होगा। गंगा रघु को जैसे तैसे उठाकर पलंग पर सुला देती है और दौड़कर वैद्य जी के यहाँ जाती है। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे बाबा को सांप ने काट लिया है। वैद्य जी गंगा के साथ जल्दी से गंगा के घर आए। उन्होंने जल्दी से सांप काटने की जगह पर चीरा लगाकर जहर निकाला और रघु को कुछ दवाइयाँ पिलाई। इतनी ही देर में गांव में लगभग सभी इकट्ठा हो चुके थे और सभी लोग रघु के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रघु को होश आया। उसने सबको अपने पास खड़ा हुआ देखा और फिर गंगा से बोला, गंगा बेटी, मुझे सांप ने काट लिया था। हाँ बाबा, मैं वैद्य जी को बुला कर लाई थी, उन्होंने आपको दवा दे दी है और अब आप ठीक हैं। लेकिन इसके बाद रघु अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, परंतु वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता। गंगा वैद्य जी की तरफ देखने लगती है। तब वैद्य जी गंगा को एक किनारे बुलाकर उससे कहते हैं, देखो गंगा, मैंने तुम्हारे बाबा के शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं होगा। अब तुम्हारे बाबा
अपने हाथ पैर तब तक नहीं हिला पाएंगे जब तक तुम इन्हें शहर ले जाकर इनका इलाज नहीं करवाओगी। और इस इलाज में लगभग 50,000 का खर्चा आएगा, तभी तुम्हारे बाबा ठीक हो सकेंगे। और अगर इस इलाज में देरी होती है तो उनकी जान भी जा सकती है। वैद्य जी ऐसा कहकर चले गए। अब गंगा बहुत परेशान थी। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी? गंगा को सोच में डूबा देखकर रघु ने कहा, बेटी गंगा, तू किस सोच में डूबी है? बेटा, मेरी वजह से तू इतनी परेशान मत हो। मैंने तो सोचा था बस किसी तरह से तेरी शादी करवा दूं ताकि तू अपने घर द्वार की हो जाए। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। भगवान की जब मर्जी हो मुझे बुला ले। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो। आपको तो अभी बहुत जीना है। बाबा वैद्य जी ने कहा है कि कुछ पैसों का इंतजाम करके अगर मैं आपको शहर में दिखा दूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बिटिया, लेकिन अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता क्यों करते हैं बाबा? भगवान बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन गंगा अपने दोस्त आकाश से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। दरअसल गंगा और आकाश एक दूसरे को पसंद करते थे और धनवीर ने आकाश के कहने पर ही रघु से गंगा के बारे में बात की थी, परंतु अब मामला कुछ और ही था। आकाश गंगा की बात सुनकर बोला, तुम चिंता मत करो गंगा, किसी न किसी तरह से हमें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। और इस तरह कुछ दिन बीत गए। इधर गंगा परेशान थी। एक दिन गांव के चमन चाचा रघु पास गया और बोला, रघु, हमारे गांव के जमींदार है ना करण सिंह, उनकी पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया है। उन्हें तुम्हारी बेटी गंगा बहुत पसंद है। उन्होंने रिश्ता भेजा है, अगर कहो तो मैं बात करूं। वो तो ठीक है चमन भैया, लेकिन जमींदार जी की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास पैसे भी तो बहुत ज्यादा हैं। गंगा वहाँ जाएगी तो राज ही करेगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 10 साल का और एक लड़की 8 साल की। बच्चों को माँ मिल जाएगी और गंगा को भी एक जीवन साथी मिल जाएगा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी गंगा तो दुनिया में अकेली ही हो जाएगी। इसीलिए सोच समझकर जवाब दो। हाँ, लेकिन मैं एक बार गंगा से तो पूछ लूं। गंगा अभी नादान है, तुम उसे समझाओगे तो वो जरूर समझ जाएगी। इसके अलावा मैं भी गंगा से बात कर लूंगा। ठीक है चमन भैया, फिर आप बात चला कर देख। चमन वहाँ से निकला ही था कि बाहर गंगा मिल गई। गंगा को देखकर चमन ने गंगा को करण सिंह के रिश्ते के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा, देखो गंगा, करण सिंह ने कलावा भेजा है कि तुम्हारे बाबा के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो उसे जरूर लगाएगा और तुम्हारे बाबा को भी अपने पास रखेगा। बिटिया, अपने लिए ना सही तो अपने बाबा के लिए जरूर सोचना। वैसे तुम्हारे बाबा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। गंगा ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंता में आ गई। अगले दिन गंगा ने आकाश को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर आकाश बोला, नहीं गंगा, मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े जमींदार से नहीं होने दूंगा। तुमसे शादी सिर्फ मैं करूंगा। लेकिन आकाश, फिर मेरे पिताजी का क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनका इलाज करवा पाएं और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और मैं ये नहीं देख सकती। गंगा, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे बाबा के इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम मैं 2 दिनों में कर लूंगा। ये कहकर आकाश अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। साथ में आकाश ने ये भी कहा, पिताजी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये घर जमींदार के पास 50,000 में गिरवी रख देता हूँ और फिर शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और 50,000 इकट्ठे करके अपना घर छुड़वा लूंगा। ठीक है बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले, हम तेरे साथ हैं। इसके बाद घर के कागज लेकर आकाश जमींदार के पास पहुंचा और उसने कहा, जमींदार जी, मुझे 50,000 की जरूरत है और गांव में आपके सिवा कोई भी इतने पैसे वाला नहीं है कि तुरंत मुझे 50,000 रुपए दे दे।
मैं अपने साथ अपने घर के कागज लेकर आया हूँ। आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए और मुझे 50,000 दे दीजिए। अगले 4 महीनों के अंदर मैं आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपने घर के कागज ले जाऊंगा। ठीक है आकाश, तुम मेरे गांव के हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इस 50,000 का 4 महीनों के लिए 10,000 ब्याज भी होगा। तुम 4 महीनों में 60,000 ले आना और अपने घर के कागज ले जाना। आकाश पैसे लेकर सीधा गंगा के घर पहुंचा और पैसे गंगा को देते हुए बोला, गंगा, हम तुम्हारे बाबा को आज ही शहर ले जाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। इधर गंगा और आकाश रघु को इलाज के लिए शहर लेकर गए तो दूसरी तरफ जमींदार को जब पता चला कि आकाश ने ये सारे पैसे इसीलिए लिए हैं ताकि वो रघु का इलाज करवा सके और गंगा की शादी जमींदार के साथ ना करनी पड़े, ये सुनकर जमींदार बौखला उठा और बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तब भी मैं आकाश को गंगा से शादी नहीं करने दूंगा। गंगा को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब देखना आकाश, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ जमींदार के गंदे इरादों से और आकाश रघु का इलाज करवाते हैं। इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो लोग गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद आकाश गंगा से कहता है, गंगा, तुम्हारे बाबा ठीक हो चुके हैं। अब मुझे शहर जाना होगा। मैं शहर जाकर कुछ काम करके 60,000 इकट्ठा करूंगा और जमींदार को देकर अपना घर छुड़वा लूंगा और वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। ये कहकर आकाश शहर चला जाता है और वहाँ पर एक वड़ा पाव की दुकान लगाकर पैसे कमाता है। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे। आकाश के पास 60,000 इकट्ठा हो गए थे। आकाश अपने गांव आया और सीधा जमींदार करण सिंह के पास पहुंचा। जमींदार करण सिंह को पैसे देकर बोला, जमींदार जी, मैंने आपके पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दिए हैं। अब आप भी मेरे घर के कागज मुझे लौटा दीजिए। मुझे पता है तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मेरी गंगा से शादी ना हो। चल जा यहाँ से। अब ना तो तुझे तेरे पैसे मिलेंगे और ना ही घर के कागज। जमींदार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझसे जो बनता है कर ले और दोबारा यहाँ मत आना, समझा। आकाश गुस्से में वहाँ से चला गया। तब जमींदार ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, सुनो, इसके घर को आज रात को जाकर आग लगा दो। जमींदार के आदमियों ने आधी रात को आकाश के घर में आग लगा दी। जमींदार के आदमियों को ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया। अब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, जमींदार ने तो हद ही कर दी है। अब आज उसने आकाश के घर में आग लगवाई है, कल किसी और के घर में आग लगवाएगा। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। हाँ, हम सभी लोग मशाल लेकर उसके घर जाएंगे और उसके घर को आग लगा देंगे ताकि ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। और फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर के बाहर पहुँचे। जमींदार को उसके आदमी ने इन सब बातों की खबर दे दी। वो घबराकर बाहर आया और बोला, गांव वालों, रुक जाओ, मेरे घर को आग मत लगाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो और मैं तुम सभी के जमीन के कागज भी लौटा दूंगा। ठीक है जमींदार, इस बार तो हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन अगली बार तूने कोई ऐसी हरकत की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमींदार ने गांव वालों के कागज के साथ साथ आकाश के घर के कागज भी लौटा दिए। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी ने मिलकर आकाश और गंगा की धूमधाम से शादी करवा दी।